जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मेक श्योर कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है, आपको वीडियो विजिबल है। अगर विजिबल है तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सर ठीक है जी। वॉइस ठीक है लेकिन स्क्रीन नहीं। स्क्रीन नहीं है? नो सर। चलो मैं दोबारा कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ, मैडम शहर अब बताएं। यस सर, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। चलें जी, गुड हो गया। यस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, गुड हो गया। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे ना डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। हम इन रिसेप्टर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें, जो टॉपिक्स आपकी बुक के ऊपर अच्छे लिखे होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं से समझा दूं, ताकि एक आपकी बुक वाला भी आपको समझ आ जाए, और उस टॉपिक के अंदर क्या क्या नई चीजें वो हम वहां पर डिस्कस कर लेते होते हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉर्मल कार्डिक प्रेशर्स को डिस्कस करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे ऑटो रेगुलेशन को, ठीक है। इसके अलावा भी एक पेज अगर आप फर्स्ट एड में देखोगे तो वो लिखा हुआ है, मतलब वो कैपिलरी का प्रेशर लिखा हुआ है। तो वो कोई एज इट इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको जो डिटेल में डिस्कस किया है ना, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस किया हुआ है। वो मैं आपको रिस्पायरेटरी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है, तो उससे कोई एज इट कोई चीज समझ आने वाली नहीं है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ये हमारा रिस्पायरेटरी का टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम वहां पर डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है, ये इसकी सारी फिजियोलॉजी को हमने खत्म कर लेना है, और ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो चले बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसकी बेसिक बनाते हैं कि सर, जो रिसेप्टर्स हैं, आप किन किन रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, और इन रिसेप्टर्स का हमें क्या फायदा होता है, एंड हाउ दीज रिसेप्टर्स आर रिलेटेड इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है जी। तो बच्चों, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। एक हमारे पास होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। क्या क्या होते हैं सर? बैरो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, और दूसरे आपके पास होते हैं कीमो रिसेप्टर। सबसे पहले देखें कि बैरो रिसेप्टर का काम क्या होता है, क्योंकि बैरो रिसेप्टर आपकी बॉडी में काफी जगहों पर पाए जाते हैं। तो इन बैरो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, ठीक है। एंड द अदर वन इज द कीमो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है जी। बैरो रिसेप्टर हमारी बॉडी में जहां पर भी होंगे, इनका काम होता है ये प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। बैरो रिसेप्टर सेंसिटाइज टू द प्रेशर, मतलब ये प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, मेरी ब्लड सर्कुलेशन में, या जो मेरा ब्लड प्रेशर है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो बैरोसेप्टर्स ऑलवेज मेजर द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इनटू योर ब्लड वेसल, ठीक है। सॉरी। ऑन द अदर हैंड वी हैव सम अदर रिसेप्टर्स लाइक कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स का क्या मतलब होता है सर? कीमोरिसेप्टर हमारी केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं। सर केमिकल्स, आप क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हो, या कोई हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जो ये कीमोरिसेप्टर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये वाले रिसेप्टर? नो स्टूडेंट्स, जो आपकी ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पर केमिकल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पहला बैरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, भाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो वो ज्यादा करवाएंगे। कैसे करवाते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो कम करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बॉडी में हर जगह पर कंपनसेशन होती है, हर जगह पर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। आपकी किडनी में, आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, आपकी स्किन में, आपके स्केलेटल मसल में, एवरीवेयर देयर आर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। और मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन में, जो मेरे ब्लड के प्रेशर को, और ब्लड के अंदर जो केमिकल, मतलब ऑक्सीजन जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो चीज इसको कंपनसेट करती है। लेट्स सपोज अगर ऑक्सीजन कम है, तो ये रिसेप्टर मैसेज देंगे ब्रेन को, भाई ऑक्सीजन कम है, काइंडली क्या करो आप, मतलब कि हार्ट रेट इंक्रीज कर दो, आप रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज कर दो, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करे और हमारी जो ऑक्सीजन का मसला है वो हल हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे भाईजान, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालो। तो उसके लिए फिर हमारे पास वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवाएंगे, वो आपके पास रिस्पायरेटरी रेट को भी समटाइम्स इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। और प्रेशर की बात की जाए, अगर लेट्स सपोज आपका प्रेशर है ना 160,
तो पहले आपकी बॉडी कोशिश करती है उस प्रेशर को कम करने की। कैसे? बैरोसेप्टर्स की मदद से। ये बैरोसेप्टर हाई प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि भाई क्या करो, आप हार्ट रेट को भी कम कर दो, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी इनहिबिट कर दो, ताकि अगर इनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, बैरोसेप्टर ने डिटेक्ट किया, तो वो ब्रेन को क्या कहेंगे कि भाई ब्रेन तेरी मेहरबानी हार्ट रेट ज्यादा इंक्रीज करवा दी, यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो पड़ा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट कर दे। तो बैरो और कीमोसेप्टर्स का मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है आपके ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लिमिट के अंदर रखना, और आपके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है उसको एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर मेंटेन रखना। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि सर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? देखें, वैसे तो ये रिसेप्टर हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड को जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, जिन बच्चों ने रीनल यूरिनरी सिस्टम पढ़ा है, उन्हें आइडिया होगा कि हम रास मैकेनिज्म के अंदर भी बैरो रिसेप्टर्स का रिलेशन को पढ़ते हैं, मिक्यूला डेंसा से जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सीबीएस सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो रिसेप्टर्स होंगे, हम स्पेसिफिकली उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि सर ये रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है बैरो रिसेप्टर का काम है प्रेशर को मेजर करना, कीमो रिसेप्टर का काम है कि उन्हें उन्हें केमिकल्स को मेजर करना, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इन रिसेप्टर्स की लोकेशन कहाँ पर? तो आपने ना दो पॉइंट्स को याद रखना है। ये दो पॉइंट्स आपने कभी नहीं भूलने बच्चों। ये यकीन माने, ये इनमें से जो एक पॉइंट है ना, ये कैरोटिड वाला, ये हमारे पास क्लिनिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो ऐसी साइट्स आपने याद रखनी है जहां पर कीमो और बैरोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास होती है अयोटिक आर्च, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रहा हूँ। नंबर वन इज द अयोटिक आर्च, कि जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, तो हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं कि भाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि ज्यादा है या कम है, या इसके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा है या कम है। तो उसको मेजर करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है, क्योंकि वो पहले अयोटिक आर्च में आता है। तो देखो बच्चों, अयोटिक आर्च के ये देखो, ये हमारे पास क्या है, वही बैरो और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। सर दूसरी कौन सी लोकेशन होती है जहां पर ये बैरो और कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? दैट इज द कैरोटिड आर्टरी। आपको पता है ना कि अयोटिक आर्ट से क्या निकलती है सर? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो बाइफर्केशन होती है ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहां पर जाके एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड होती है, जो इसकी बाइफर्केटेड पॉइंट होता है बच्चे, वहां पर आपके कीमो और बैरो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे? क्योंकि आप इनको समझ लो, ये एक आपके पास मतलब कि ये ऐसा सिस्टम है। हमारा ब्रेन तो बड़ा सेंसिटिव है। हम ये नहीं चाहते कि आपके ब्रेन की तरफ ज्यादा मतलब प्रेशर जाए, या आपके ब्रेन की तरफ कम ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज्यादा चली जाए। तो जो ब्रेन की तरफ ब्लड जाता है उसको पहले मॉनिटर करना बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए आपकी जो कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन होती है, वहां पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। कौन से सर? कीमो एंड बैरो रिसेप्टर। मैं अभी नाम भी बताता हूँ, कीमो रिसेप्टर्स कौन से होंगे और बैरो रिसेप्टर्स कौन से होंगे। पहले आपने नंबर टू पे याद रखनी है इनकी लोकेशन। और वो लोकेशन सर हमने क्या निकली है? पहली लोकेशन है अयोटिक आर्च, एंड द अदर वन इज द कॉमन कैरोटिड बाइफर्केशन। ठीक है, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन होती है, वहां पर ये वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर ये रिसेप्टर्स, आप बार बार बात कर रहे हो कि ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे पास मतलब किस तरह ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, या किस तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। देखो बच्चों, ये रिसेप्टर्स ना, दे आर कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट नर्व्स। जो आपके अयोटिक आर्च के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, यहां से जो मैसेज लेके जाती है वो आपकी होती है वेगस नर्व। कौन सी नर्व सर? वेगस नर्व। यहाँ पर ब्लूस आपको नजर आ रहे हैं। तो बैरो या कीमो रिसेप्टर यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके मैसेज दे देंगे वेगस नर्व के कि चल भाई वेगस नर्व, तू क्या कर, तू ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा। और आप यहाँ पर ये ब्लू को देखो, ये वेगस नर्व कहाँ पर जा रही है? आपके ब्रेन की तरफ जाती है। तो अयोटिक आर्च से कौन मैसेज लेके जाता है? अगर प्रेशर कम है या ज्यादा है, वो आपकी वेगस नर्व लेके जाती है। स्टूडेंट्स नेवर फॉरगेट अबाउट दिस ब्यूटीफुल नर्व। नेक्स्ट सर,
जो आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वहां से इनर्वेशन ब्रेन की तरफ कौन लेके जाता है? देखो मैं रिसेप्टर हूँ, बैरो रिसेप्टर। मैंने देखा कि यार यहाँ पर ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तो मैं अकेला तो कुछ नहीं ना कर सकता। मैं ब्लड प्रेशर, मेरा काम है, मैंने मैयर कर लिया है यार इंक्रीज आ रहा है, तो साथ हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पड़ी है। मैं इसको कहता हूँ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जरा ब्रेन को बता दे कि जो ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज है, ताकि ब्रेन कर क्या करते, हार्ट रेट और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को इनहिबिट करते। ठीक है। तो कैरोटिड साइनस से यहां से कौन सी नर्व मैसेज लेके जाती है ब्रेन से बच्चों? दैट इज योर ब्यूटीफुल ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नर्व एज वेल। तो जब मैं आपको ये नर्व्स को पढ़ा रहा था ना, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वेगस नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स आर आल्सो रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ योर ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल ऑफ योर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आयोटी कार्ड से कौन मैसेज लेके जाती है ब्रेन की तरफ? सर वेगस नर्व। कॉमन कैरोटिड साइनस वाले एरिया से कौन मैसेज लेके जाती है? सर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर जाहिर बात है ब्रेन के अंदर कोई ऐसी लोकेशन होगी जहां पर ये मैसेज को लेके जाती है। तो वो लोकेशन कौन सी होती है बच्चे? आपके जो मिडुला ऑब्लंगेटा होता है ना, मिडुला ऑब्लंगेटा के अंदर एक बहुत प्यारा सा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? कैरोटिड, सॉरी, सोलिटरी न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटारिस। पूरा नाम नहीं लिखा, इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटारस न्यूक्लियस, इसका पूरा नाम है ट्रैक्टस सोलिटारस न्यूक्लियस। इन्होंने सोलिटारस लिखा, मैं वही देख के हैरान हो गया कि वो ट्रैक्टस वाला कहाँ भी चला गया। तो ये होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटारस, नाम इसका लिखे पूरा, न्यूक्लियस ट्रैक्टस। एनटीएस के नाम से ये बहुत फेमस है। एनटीएस अक्सर अगर आप यूवर्ल्ड वगैरह के अंदर देखोगे ना, तो वहां पर एनटीएस का वर्ड यूज करते हैं। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटारस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। और दूसरा बच्चों पता क्या है, इससे न्यूक्लियस की ना लोकेशन पूछी जाती है, क्योंकि जिन बच्चों ने न्यूरोलॉजी पढ़ी हुई है उनको आइडिया है कि जितने भी सेंटर्स होते हैं ना, हम उनकी लोकेशन को जरूर देखते हैं। कि हमारे पास अगर एपिटाइट सेंटर है तो वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, अगर थ्रस्ट सेंटर है वो भी हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, या इसी तरह आपके पोन्स में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कौन सी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा में कौन सी प्रेजेंट है। तो ये इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंशाल्लाह वैसे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो न्यूरोनॉटमी में सारी बातें डिस्कस भी करेंगे। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर सर हमारे पास होता है एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरस। अब आपकी अयोटिक आर्च से वेगस नर्व मैसेज लेके जाती है एनटीएस के पास। वहां से जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 9 है या जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, वो भी मैसेज लेके जाती है एनटीएस के पास। अब सर ये मैसेज क्या होता है? देखिए, असल में ये मैसेज होता आपका है, ये पोटेंशियल होता है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, सर ब्लड प्रेशर है इंक्रीज, ब्लड प्रेशर क्या है इंक्रीज, तो इस नर्व के अंदर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा ना, वो ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट होता है। मतलब ज्यादा स्ट्रांगली नर्व इम्पल्सिस ना वेगस नर्व से पास होती हैं। जब वो स्ट्रांगली नर्व इम्पल्सिस इससे वेगस नर्व से पास होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जाके एंटीएच को स्ट्रांगली स्टिमुलेट करती हैं। जब एंटीएच स्ट्रांगली स्टिमुलेट होता है ना, तो उसको पता चलता है हाँ यार, अगर ये नर्व इम्पल्स इतने स्ट्रांगली आ रही है, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, आपकी वेगस नर्व से मैसेज आ रहा है, यहाँ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से मैसेज आ रहा है, तो आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस क्या करेगा? जाहिर बात है, फिर इसने, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इसने उसको कम करने की कोशिश करनी है, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो इसने उसको ज्यादा करने की कोशिश करनी है। मैं आपको पहले कहता हूँ कि पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर ना इंक्रीज हो गया, 150 160 हो गया, तो उस कंडीशन में आपका एनटीएस कैसे रिस्पॉन्स करता है? वेगस नर्व भी मैसेज लेके जा रही है कि सर पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी मैसेज लेके जा रही है कि भाई स्ट्रॉन्ग इंपल्सिस के साथ जा रही है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ जा रही है, कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, इंक्रीज है, बैलोसेप्टस की मदद से। ठीक है। अब जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो एनटीएस कहता है कि ओ माय गॉड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। हाई ब्लड प्रेशर को आपका एनटीएस रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये चीज आपने पहले देखनी है। आपका एनटीएस क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा। whenever there is increased blood pressure, तो आपका न्यूक्लियस टेक्टोसोलिट, क्योंकि एनटीएस आपके पास स्टिमुलेशन देता है या एनटीएस कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज आता है, उसको मैसेज मिलता है कि इंक्रीज है, तो वो क्या करता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देता है।
जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर दिया, बट सिमल्टेनियसली ये क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। अब देखिए, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा तो आपकी ब्लड वेसल्स की जो वैसो कंस्ट्रिक्शन थी वो क्या हो जाएगी, वो सर कम हो जाएगी। जो आपके पास हार्ट रेट, जो हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था, जो उसने हार्ट रेट को इंक्रीज किया होता, आपने जब इनहिबिट कर दिया तो उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो इंक्रीज थी वो डिक्रीज हो जाएगी। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा सर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम कर देगा और कम कर देगा, कि भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो पेशेंट के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। तो इस वजह से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आके आपकी हार्ट रेट को कम करता है। दूसरे नंबर ब्लड वेसल्स की वैसो डायलेशन करवा देता है, क्योंकि आपको पता है वेन एवर देयर इज अ वैसो डायलेशन, वेन एवर देयर इज अ इंक्रीज एरिया, तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह आपकी बॉडी ने कंपनसेट किया है हाई ब्लड प्रेशर को विद द हेल्प ऑफ बैरोरिसेप्टर्स। उन बैरोरिसेप्टर ने हाई प्रेशर को डिटेक्ट किया। वेगस नर्व, क्लोजोफ्रेंजियल नर्व्स मैसेज लेके जाती हैं एनटीएस के पास। एनटीएस अगर ब्लड प्रेशर हाई है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, वैसोडाइलेशन भी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो किसी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने कोशिश तो की है। अब आप कहेंगे सर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसका तो ब्लड प्रेशर नहीं डिक्रीज हो रहा। बच्चे, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना, उसका ये कंपनसेटिव मैकेनिज्म पहले ही उड़ चुका होता है। वो बेचारा स्टार्ट के अंदर अपनी कोशिश कर चुका होता है कि मैं इसको कंपनसेट करने की कोशिश करूं। तो उस बंदे का ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम, ये जो कंपनसेटिव मैकेनिज्म होता है ना, ये हमारे पास इनहिबिट हो चुका होता है। अब इसी तरह तो फिर भी तो आपको डिजीज होती है ना। देखिए, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, स्टार्ट के अंदर आपका हार्ट कंपनसेट करता है एएनपी और बीएनपी को रिलीज करके। जब एएनपी और बीएनपी के भी कहते हैं कि सर से पानी ऊपर चला जाता है, तो फिर हमारे पास हार्ट फेलियर की सिम्टम पेशेंट को आना शुरू हो जाती है। फिर हम उसको कहते हैं दैट इज अ डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, कि अब मेरे पास सर कंपनसेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पर जब हाइपरटेंशन के साथ कंपनसेशन नहीं ना होगी, आपके पास हार्ट रेट को कम करके, वैसोडाइलेशन को कम करके, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो चले एक बात की बात है, पहले आपने नॉर्मल समझना है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है, एटलीस्ट मेरी बॉडी ने कोशिश तो की है ना। हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट किया बैरोरिसेप्टर से, और बैरोरिसेप्टर ने क्या किया, एनटीएस को एक्टिवेट किया, एनटीएस ने सिंपैथेटिक सिस्टम को इनहिबिट कर दिया, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए दूसरी तरफ देखते हैं इसी सिनेरियो को। सर अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, उसका मतलब कोई ऐसी ड्रग ले लेता है, या उसका ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाता है, वट एवर द रीजन, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बैरोरिसेप्टर वही अयोटिक आर्च पे भी बैरोरिसेप्टर है, और कॉमन कैरोटिड आर्च के ऊपर भी, कॉमन कैरोटिड बाइफरकेशन पे भी हमारे पास बैरोरिसेप्टर है। तो जब कम ब्लड प्रेशर होता है तो ये हमारे पास वीक नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती हैं, वीक पोटेंशियल जाता है वेगस नर्व और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से, मतलब कमजोर मैसेज जाता है एनटीएस के पास। एनटीएस कहता है आई थिंक कमजोर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपका एनटीएस किस तरह रिस्पॉन्स करता है, फिर वो इसका उल्ट करेगा, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हमारा उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर किसी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट कर दिया कि भाई तू जाके कहीं हार्ट रेट कम ना कर दी, कहीं वैसोडाइलेशन ना करवा दी, इसलिए साथ पैरासिम्पैथेटिक को भी इनहिबिट करना पड़ता है। तो इसलिए दो चीजें, एक को आपने स्टिमुलेट करना है और दूसरे को भी अपनी दूसरे को इनहिबिट करना है। पहले हमने सिंपैथेटिक को एक्टिवेट किए, इनहिबिट किया था, तो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट किया था। जब बीपी डिक्रीज है तो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट किया और पैरासिम्पैथेटिक को साथ इनहिबिट भी हमने किया। ठीक है, तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस नर्वस सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, देखो ब्लड वेसल्स के ऊपर लग रहा है ना, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, एरिया कम होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा एसए नोड और एवी नोड को क्या करेगा, जाके एक्टिवेट करेगा, और एसए और एवी नोड ज्यादा आपके पास पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, उनमें पेस में कलेक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और वो हमारे पास कल मैंने बताया था ना कि सर जो वो फनी करंट्स होते हैं ना, सोडियम फनी चैनल, आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, जो उन फनी करंट सोडियम के चैनल्स को ओपन करता है, उनको स्टिमुलेट थोड़ी करता है। जब वो स्टिमुलेट होते हैं, -60 से -40 पोटेंशियल जाता है, -40 पे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, डीपोलराइजेशन होती है तो हमारे पास मायोकार्डियल एक्सेप्टेंस को ट्रिगर मिलता है और हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
अब देखें, आप खुद देखो कितनी चीजें आपस में रिलेट होती जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। तो सर ये अभी तक का पैरासिम्पथेटिक एक्टिव फ्रेश। करता है फनी करंट को। जी जी, क्या कह रहे हैं दोस्तों? सर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करता है फनी करंट को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक। ओके सर। और ये सेकंडली सर, क्योंकि अभी लो हमने ब्लड ब्लड प्रेशर जब प्रेशर का डिक्रीज है। साल्ट इंटेक जी के जी। साथ क्या चक्कर है? लो ब्लड प्रेशर का किसके साथ? साल्ट इनटेक, वो कहते हैं ना कि नमक फॉर एग्जांपल इनटेक करें तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है लो बीपी में। यार लो जी ब्लड। जी, उससे हम ब्लड, जी जी, उससे हम ना ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है, अगर आप सॉल्ट का इंटेक करोगे ना, तो सॉल्ट का इंटेक करने की वजह से जी जी आपके पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। या दूसरे नंबर पर जी जी आपकी जो किडनी होती है ना, किडनी से जब सोडियम ज्यादा होता है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। जब किडनी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो उसके पीछे वाटर भी ज्यादा आता है। जब वाटर ज्यादा आ गया तो आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो ओके। जाता है, हाइपोटेंशन से पेशेंट हमारा नॉर्मल बीपी की तरफ आ जाता है। इंशाल्लाह आगे रास मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, रास मैकेनिज्म भी कुछ किसी हद तक ऐसे ही काम करता है। ठीक है। तो अभी तक आपने सिर्फ प्रेशर की बात की, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर कीमो रिसेप्टर्स की। अब जो बैरोसेप्टर्स है बच्चे, इनके नाम याद आपने रखने हैं। जो मैं चीज आपको यहाँ पर दूसरी याद करवानी है ना, इन बैरोसेप्टर्स के नाम है। जो अयोटिक कांच के ऊपर बैरोसेप्टर होता है ना, उसको हम अयोटिक बैरोसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अयोटिक बैरोसेप्टर। और अगर पूछा है अयोटिक बैरोसेप्टर से इनर्वेशन कौन सी नर्व लेके जाती है, दैट इज द वेगस नर्व। ओके हो गया। और जो आपके पास कॉमन कैरोटिड बाइफरकेशन के ऊपर बैरोसेप्टर, उसका क्या नाम है? कैरोटिड साइनस। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरोटिड बॉडी और कैरोटिड साइनस में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कैरोटिड बॉडी बैरोसेप्टर है या कैरोटिड साइनस बैरोसेप्टर है। तो बच्चे, जो कैरोटिड साइनस है वो बैरोसेप्टर है, कैरोटिड बॉडी आपके पास कीमोरिसेप्टर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अयोटिक बैरोसेप्टर और ऊपर आपने कैरोटिड साइनस बैरोसेप्टर, ये नाम याद रखने हैं, जो ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर केमिकल्स। अब केमिकल्स में क्या है सर? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों एक चीज याद रखनी है, आपका जो ब्रेन है ना, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक से थोड़ा सा साइड की तरफ आ रहा हूँ। आपका जो ब्रेन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी पसंद नहीं। ब्रेन रियली हेट कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेट होती है ना, तो ब्रेन अपना क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है ज्यादा एक्टिव तरीके से। अगर कोई बंदा पूछे कि मेरा ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव ऑक्सीजन से होता है या कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, आपका ब्रेन ज्यादा जो सेंसिटिव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। मतलब एक पेशेंट को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो ब्रेन कहता है यार चलो कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन आ ही जाएगी। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है ना, तो वो उसी टाइम कहेगा नहीं भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, उसी टाइम कंपनसेटरी मैकेनिज्म जितने भी होते हैं ना उनको एक्टिवेट करता है। चल भी ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज हो जाए, रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी एक्टिवेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल लो। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और तरीके से दे सकता हूँ। अगर आप में से किसी बंदे ने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट देखा हो ना, तो वो पेशेंट किस तरह रिस्पायरेशन करता है, उसको हम कहते हैं कॉस्मल ब्रीथिंग। तो वो बड़ा ना डीप ब्रीथिंग कर रहा हो जैसे, मतलब डीप ब्रीथिंग कर रहा होता है। और वो डीप ब्रीथिंग पता है क्यों करता है? उसकी ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो चुके थे, हाइड्रोजन आइंस ज्यादा हो चुके थे, मतलब कीटोन्स ज्यादा होते हैं। और वो कीटोन्स एसिडिक होते हैं, वो पीएच को ड्रॉप करते हैं। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी पीएच को ड्रॉप करती है। तो जब वो ड्रॉप पीएच वाला ब्लड आपके ब्रेन के पास जाता है ना, तो ब्रेन उसी टाइम क्या करता है, रिस्पायरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है, चल भी जल्दी जल्दी ब्रीथिंग कर, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको बॉडी से बाहर निकाल, और जो पीएच है उसको मेंटेन कर। तो सर, जब मेन चीज बंदा क्या याद एक्सरसाइज रखना। करता है तो हाइपोक्सिया हो जाता है, उसमें भी CO2 लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ब्रेन उसमें ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है एक्सरसाइज तो में। आपने देख, मैडम मेरी बात सुने ना, अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपको ब्रीथिंग रेट आपकी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। हाँ, तो वो इंक्रीज इसीलिए होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा हो रही होती है, ऑक्सीजन कम हो रही होती है। वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, लेस पीएच वाला ब्लड जब अब आपके पास ब्रेन के पास जाता है ना, तो वो ब्रेन के रिस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है कि भाई जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। अगर मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बताऊं तो, अगर आपने लिखनी है तो आप यहां पर कहीं पर भी लिख लें, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, पेशेंट की रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके हार्ट की तरफ भी आ रहा होगा, लंग्स की तरफ भी जा रहा होगा, ज्यादा गैसेस एक्सचेंज भी होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से ज्यादा बाहर निकाल रहे हो। तो जो कार्ब एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो ब्रीथिंग रेट ज्यादा होती है, द रीजन इज दैट कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और वो रिस्पायरेटरी सेंटर को जाकर एक्टिवेट करती है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दैट कंसेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल जय अजान। हाँ जी, विजिबल है वीडियो? वीडियो विजिबल है? एंडी को बता दीजिए, यस सर। क्योंकि यहाँ पर मैं जब लेक्चर यस दे रहा सर। था ना तो मुझे चैट बॉक्स, जी जी, चैट बॉक्स नजर नजर नहीं आता, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो ना तो वो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने बैरो रिसेप्टर्स है ना उनको डील कर लिया, अब हम आते हैं कीमो रिसेप्टर्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनके नाम क्या है, इनके नाम देखो। अयोटिक कीमो रिसेप्टर, ये इजी है। जो आपके पास थोड़ा तंग कर देगा ना, ये ऊपर वाला है, जो कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर्स है। देखें, कैरोटिड साइनस मैरो रिसेप्टर्स होते हैं, कैरोटिड बॉडी का वर्ड, कैरोटिड बॉडी, क्योंकि उनके साथ वो कीमो रिसेप्टर्स नहीं लिखेंगे, तो यहाँ कैरोटिड साइनस लिखा होता है या कैरोटिड बॉडी लिखा होता है। तो कैरोटिड बॉडी का मतलब है वो आपका बैरो कीमो रिसेप्टर, ठीक है। अब भाईजान, इन कीमो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है? इन कीमो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को इन्होंने डिटेक्ट करना होता है। देखिए, लेट्स सपोज यहां से जब ब्लड गुजर रहा था, उस ब्लड के अंदर ना ऑक्सीजन कम थी, उस ब्लड के अंदर क्या था, लेट्स सपोज ऑक्सीजन कम थी, तो उसी टाइम आपका जो आयोटिक कीमोरिसेप्टर है ये मैसेज देगा किसको, वेगस नर्व को, कि भाई जा जा जल्दी जाके ना एनटीएस को मैसेज दे दे कि ऑक्सीजन कम है, ताकि एनटीएस क्या करे, हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लेके आए, हमारा जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करवाए, ताकि अगर पूरी आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगी, आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी, आपकी वीनस रिटर्न भी इंक्रीज होगी, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगी, आपके लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा, जब लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड जाएगा तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो आपकी एक्टिवेट होगी, वो मैसेज देंगे किसको सर, वही आपकी एनटीएस को, और एनटीएस फिर क्या करेगा, अगर ऑक्सीजन कम है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात ये है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन कम है, जैसे आपने एक्सरसाइज की बात की ना मैडम, देखिए एक्सरसाइज में आपकी ऑक्सीजन कम हो रही होती है ना, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो फिर ये क्या, दोबारा फिर ये केमिकल डिटेक्ट करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, ज्यादा ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को एक्सेल कर, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कुछ कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कीमोरेसेप्टर्स होते हैं, ऊपर वाला कैरोटिड बॉडी है, नीचे वाला हमारे पास आयोटिक बॉडी, ठीक है। देखिए, इनको ना सिंपल कोई एज ए रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं होती, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि यार अगर ऑक्सीजन कम है तो मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ताकि मैं अपनी जो रिस्पायर रेट है वो भी इंक्रीज कर दूं, हार्ट रेट की भी इंक्रीज कर दूं, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन मतलब कि ज्यादा है तो वो उसके आप उल्ट कर दो, हार्ट रेट को भी कम कर दो, रिस्पायरेटरी रेट को भी कम कर दो, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक बात बताई थी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना तो एक चीज याद रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है, ये याद रखिएगा, मैं अब आगे जाके ना ये चीजें रिलेट होगी बार बार, क्योंकि जब भी हमने एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करना होता है तो हम ये सारी चीजों को नहीं याद करते होते, ये सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए होता है। वहां फिर हम देखते हैं क्यों चीजों की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होगी, गैसेस एक्सचेंज बढ़ेगा, और गैसेस एक्सचेंज बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कीमिया और बैरो रिसेप्टर्स का काम। दूसरा, अगर आप गौर करो, यहाँ पर लिखा हुआ है एफरेंट फाइबर्स और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ्रेंट फाइबर्स। देखिए बच्चों, इफ्रेंट से आपने याद रखना है एग्जिट, इफ्रेंट का क्या मतलब होता है, एग्जिट, एफरेंट का मतलब होता है अराइव, क्योंकि ए से हो रहा है ना तो इससे अराइव याद रखना है,
और ई से एफरेंट या एग्जिट याद रखना है। अराइव का क्या मतलब है कि जो फाइबर्स न्यूक्लियस की तरफ आ रहे होते हैं ना, उनको हम एफरेंट फाइबर्स कहते हैं, जैसा कि वेगस नर्व और ग्लोसोफिरेंजियल नर्व है। जो फाइबर्स यहाँ से जा रहे होते हैं उनको इफरेंट फाइबर्स कहते हैं, जैसा कि सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड होता है ना, एफरेंट और इफरेंट, ये काफी काफी जगहों पर यूज होता है। अगर हम बात करें ना आपकी किडनी की, तो किडनी के नेफ्रॉन के ऊपर हम जब बनाते हैं तो वहां पर भी हम एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल्स को लिखते हैं। तो जिनके वजह से कोई चीज आ रही होती है ना, जैसे अगर ब्लड आ रहा है तो एफरेंट आर्टियोल से अराइव हो रहा है, और जब एग्जिट कर रहा होता है तो वो इफरेंट आर्टियोल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब जितनी चीजें हमने यहाँ पर समझी है ना, उनको हम यहाँ से रीड कर लेते हैं ताकि मसला हमारा हल हो जाए। ठीक है सर, सर एक रिसेप्टर दफा ये से रिपीट कर। कौन से वाला डॉक्टर साहब? ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा स्टार्ट, और अगर ऑक्सीजन हम्म ज्यादा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले देखें, हम तो बात करते होते हैं ये अक्सर पूछना। ऑक्सीजन कम होने की। अब ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास कौन सी कोई एक कंडीशन हो सकती है कि जिसके अंदर लेट्स सपोज, अगर किसी पेशेंट को हमने बी पैप या वी पैप, जो वेंटिलेशन की मशीन होती है जिसमें हम ऑक्सीजन देते हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जा सकती है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो हमारी ऑक्सीजन कम ही होती है ना। तो वो जो कम ऑक्सीजन होती है, हमने स्पेसिफिकली उस चीज को मद्देनजर रखना है कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 50 या इवन तो 60 से कम आ रहा है तो इट मीन्स दैट इज अ डिक्रीज ऑक्सीजन। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आगे ओके आते हैं सर। सर रिसेप्टर्स। ओके जी, गुड। अयोटिक आर्च, वही बात है सर, ये जो अयोटिक आर्च ट्रांसमिट, देखा ना, अयोटिक आर्च याद रखना है, वेगस है, और कैरोटिड साइनस आपका ग्लोसोफिरेंजियल है। भाई ये दो एमसीक्यू जहां से निकल जाती हैं। अयोटिक आर्च ट्रांसमिट्स वाया वेगस नर्व, घोटो हो गया। किसको ट्रांसमिट करते हैं? न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटर। हाँ देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीएस, वन ऑफ माय फेवरेट न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी चीजें कंट्रोल करता है। Aortic arch transmit via vagus nerve to the nucleus tractus solitarius of medulla। ठीक है, क्योंकि medulla के अंदर ये आपका सेंटर प्रेजेंट होता है, एनटीएस। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन बीपी। ठीक है, और अयोटिक आर्च उस बीपी के चेंज होने को रिस्पॉन्स करता है। कम है तो उसको एक्टिवेट करता है कि भाई ज्यादा कर दे, सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, अगर ज्यादा है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा दे। ठीक है, दूसरा सर कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस क्या है जी? डायलेटेड रीजन सुपीरियर टू द बाइफरकेशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। तो मैंने आपको ये बताया ना, जहां पर बाइफरकेशन होती है ना, तो वहां पर आके ये कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होता है। और ये अपना मैसेज किसके लिए भेजता है? ग्लोसोफिरेंजियल नर्व टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटैरस ऑफ द मिडुला। और कौन सा रिस्पॉन्स होता है सर? चेंज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा तो ये सर अपना रिस्पॉन्स उसको देगा। प्रेशर को भी तो यही मेंटेन करेगा ना, क्योंकि इधर से ये कीमो रिसेप्टर्स के भी जाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, अभी आते हैं ना, तो कीमोसेप्टर्स के नाम तो सेपरेट है ना, है तो वही है लेकिन उनके नाम चेंज है। अभी हम्म। हम अयोटिक कीमोसेप्टर और कैरोटिड बॉडी कीमोसेप्टर्स की बात करेंगे। जो नर्व्स हैं वो हमारे पास सिमिलर ही हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स आर वेरी ट्रिकी। कैसे? सबसे पहले वर्ड यूज करते हैं पेरिफेरल, और दूसरा हमारे पास होता है सेंट्रल। बच्चों दो टाइप्स के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कितने टाइप्स के सर? दो टाइप्स के। एक होते हैं पेरिफेरल कीमोसेप्टर्स, और दूसरे होते हैं सेंट्रल कीमोसेप्टर्स। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि आपका ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड से बड़ा सेंसिटिव होता है, वो ये सेंट्रल कीमोसेप्टर्स की वजह से होता है। ये जो हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं ना, दीज आर द पेरिफेरल कीमोसेप्टर्स। आपकी जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है वो भी पेरिफेरल कीमोसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कीमोसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं पेरिफेरल कीमोसेप्टर्स, जो आपके हार्ट, जो आपके लंग्स, जो आपकी ब्लड वेसल, जो आपकी किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। और सेंट्रल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सर जी? जो हमारे पास ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो बताएगा जो मैंने आपको ट्रिक ऊपर बताया था, कि सर जो पेरिफेरल, पेरिफेरल, देखो पेरिफेरल कौन सा है सर? कैरोटिड एंड द अयोटिक बॉडीज। देखा भाई, एक ये नीचे वाला कैरोटिड अयोटिक है, और ये ऊपर वाला कैरोटिड है। और कैरोटिड साइनस नहीं है, कैरोटिड बॉडी। ठीक है, कैरोटिड एंड अयोटिक बॉडीज आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके पास इंक्रीज होती है तो आपकी जो ब्लड की पीएच होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक की नेचर होती है।
तो अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है ना, तो आपकी पीएच डिक्रीज होगी। ये उसका उल्टा है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होगी तो पीएच डिक्रीज होगी, क्योंकि जितनी पीएच डिक्रीज होती है वो उतनी ज्यादा एसिडिक होती है। ठीक है बच्चों। तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज पीएच ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पर आपको यही तो बात बताई थी। देखो कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, रिसेप्टर से डिटेक्ट करेंगे, और इसको डिटेक्ट करके सिमल्टेनियसली रिस्पॉन्स शो करेंगे। अगर ऑक्सीजन कम है तो आपका वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाएंगे। ठीक है। दूसरी बात आते हैं, और ये इसके आगे एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो तो कीमोरेसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, लेस देन 60। ये एमसीक्यूज कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 मिलीमीटर मरकरी से कम हो ना, जो कि बहुत ज्यादा कम है। नॉर्मली हमारे पास पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन का 90 प्लस, 95, 94 प्लस होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 60 से कम आ रहा है। तो जब 60 से कम आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम है उस पेशेंट में, तो ये तब जाके एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। सर दूसरी बात करते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की। ये यहाँ पर लिख के ना इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम को ना चेंज कर दिया। अब देखो इसको एक एक लफ्ज को ध्यान से पढ़ना है, सेंट्रल वाले को, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं ना, वो हम पेरिफेरल को पढ़ रहे हैं। जो सेंट्रल होता है ये थोड़ा सा ना इसका रिस्पॉन्स चेंज होता है। जैसे कि सेंट्रल आर स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप मेरी बात से सेटिस्फाइड होगे कि सर ने ऑलरेडी बता दिया था कि ब्रेन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा सेंसिटिव होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी ज्यादा हो ना तो ये उसी टाइम रिस्पॉन्स शो करता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं लिखी। ऑक्सीजन को तब ब्रेन शो आपका रिस्पॉन्स देता है जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम हो जाए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे थोड़ी सी लेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है अराउंड 40 40 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो अगर 40 या 44 या 45 हो जाए ना, तो उसी टाइम आपका ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। और मतलब सेंट्रल कीमोरेसेप्टर जो थे ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सेंट्रल आर स्टिमुलेटेड बाय चेंज इन पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्रेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, विच इन टर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड एज हाइड्रोजन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। यहाँ पर सर ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना वो क्रॉस नहीं करते। कार्बन, मैंने इसलिए तो कहा भाई कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी जाके क्रॉस कर रही है। लेकिन कह रहा है हाइड्रोजन आयंस हमारे पास एज इट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। लेकिन हाइड्रोजन आयंस भी आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। वो किस तरह करते हैं, जहां पर आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट ही नहीं होता। वो आपका वोमिटिंग सेंटर भी होता है। वो अगर आपकी पीएच कम हो ना तो पेशेंट को वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वोमिटिंग सेंटर होता है ना उसके ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। तो जैसे हाइड्रोजन आयन थोड़े से इंक्रीज हुए, वो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, पेशेंट को वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स व्हाई इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि दूसरे काफी सारे केमिकल से क्रॉस नहीं होता। ब्रेन जो हमारे पास है डू नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द कार्बन ऑक्सीजन। देख लो कि भाई ब्रेन जो है ना वो इतनी जल्दी ऑक्सीजन को लिफ्ट नहीं करवाता जितनी जल्दी वो कार्बन डाइऑक्साइड को करवाता है। कि ऑक्सीजन अगर थोड़ी सी कम भी आ रही है ना, वो कहते हैं चले मसला नहीं। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी इंक्रीज हुई ना, तो उसी टाइम वो क्या करता है, हमारे पास डिफरेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, रिस्पायरेटरी सेंटर को, उसके बाद एनटीएस को, इन सबको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव विद क्रॉनिकली इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि सीओपीडी है। अब आप मेरी बात दूसरी यहाँ पर जस्टिफाई होगी ना, कि अगर सर कोई डिजीज ज्यादा देर तक कोई कंडीशन रहती है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपके फेल हो जाते हैं, चाहे वो किडनी का है, चाहे वो हार्ट का है, इवन दो अगर वो ब्रेन का भी है। कि ब्रेन हमने कहा था कि थोड़ी सी सर कार्बन डाइऑक्साइड हो ना तो ये उसी टाइम मतलब आपकी रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है, आपकी हार्ट रेट वगैरह को इंक्रीज कर देता है। लेकिन वो कह रहा है कि एक बंदा है सीओपीडी का है, और सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
मतलब उस पेशेंट के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सेल नहीं हो रही होती इजीली। क्या प्रॉब्लम होती है सीओपीडी वाले को? इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है या एक्सपायरेशन में होता है जी स्टूडेंट्स? सीओपीडी वाले पेशेंट को प्रॉब्लम किस चीज में होती है, इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन? एक्सपर्ट। वेरी गुड। अब आप मुझे खुद ही बताएंगे कि सर एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है। एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस बंदे में नहीं निकली, वो कंटिन्यूसली ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो कंटिन्यूसली ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो ब्रेन बेचारा स्टार्ट के अंदर तो सेंसिटिव इससे होता है, फिर वो क्या हो जाता है, वो इससे लेस रिस्पॉन्सिव, वो कहता है भाई तेरा तो काम ही है कि तू तो इंक्रीज है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो ब्रेन है वो उसको रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देता है। तो समझो कि आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म वो फेल हो जाता है यहाँ पर, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज थी तो इसने यहाँ पर हार्ट रेट और रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज करवाना था, लेकिन वो अब बेचारा नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि बंदे को पिछले 6 महीने से तो वो सेम ही काम है कि 6 मंथ से तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है। वैसे भी देखो, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो रिसेप्टर्स भी डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के जो कीमो रिसेप्टर वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, भाई तू बार बार कार्बन डाइऑक्साइड लगने, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड ने लग के उनको डिसेंसिटाइज कर दिया, तो अब वो रिस्पॉन्स उस तरह नहीं शो कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी, मैंने आपको वो हार्ट फेलियर सबके साथ रिलेट करके ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स टू डिटेक्ट ऑक्सीजन टू डराइव रिस्पायरेशन। कि सर सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्स नहीं ना करता ब्रेन, तो जारी बात है उन्हें रिस्पॉन्स तो करना है किसी ना किसी चीज को, तो फिर वो हमारी ऑक्सीजन से रिलेटेड करता है कि हाँ भाई, इंक्रीज डिपेंडेंस, देखो इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स टू डिटेक्ट ऑक्सीजन ऑन ड्राइव रिस्पायरेशन। कि अब वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, अब अगर ब्रेन इंक्रीज करेगा भी तो वो ऑक्सीजन की बेस के ऊपर करेगा। कि हाँ, अब अगर इस पेशेंट की ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो क्या करेगा, रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज करवा के उस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन को लंग्स में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि सीओपीडी का पेशेंट है, फिर दोबारा उसमें प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता। तो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिस्पॉन्स था वो फेल हुआ। पहला ब्रेन का रिस्पॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड को होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो रिस्पॉन्स करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवा के रिस्पायरेशन करवा देता है। लेकिन अगर क्रॉनिकली कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है तो वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। फिर जब वो रिस्पॉन्स करना छोड़ता है तो उसका दूसरा, अगर वो रिस्पॉन्स शो करता है तो किसकी वजह से करता है, वो ऑक्सीजन की अमाउंट की बेस के ऊपर करता है। ठीक है, तो ये आपने चीज यहाँ पर यार, जैसे हमने पढ़ा था यार वहां पर भी क्या उसको कहते हैं, इसके अंदर एक्सरसाइज वाला जो पेशेंट था उसकी कार्डिक आउटपुट के हमने देखा था कि कार्डिक आउटपुट डिपेंड करती है पेशेंट की स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के ऊपर, याद है आपको? कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। फिर हमने कहा था कि सर जब पेशेंट एक्सट्रीम एक्सरसाइज करता है तो कार्डिक आउटपुट डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाती है किसके ऊपर, हार्ट रेट के ऊपर, वो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को लाइन नहीं करवाता। इसी तरह ब्रेन यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइन नहीं करवाता, फिर वो ऑक्सीजन को देख रहा होता है कि हाँ अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है तो फिर वो रिस्पायरेशन रेट को इंक्रीज करवाता है। इसलिए सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर डिस्निया वगैरह होता है। ठीक है, तो ये आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी यहाँ पर याद रखनी है। ये भी मैं आपको कहते हैं रिवाइज कर देता हूँ बैरोसेप्टर, लेकिन मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका सर एक बार हूँ। ये बैरोसेप्टर बताना कि जो ब्रेन है अगर पीएच बढ़ रही है और पीसीओ2 बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा या घटेगा? मैडम पीसीओ2 बढ़ रहा है तो वो पीएच कैसे बढ़ेगी? सॉरी, एसिडिक पीसीओ, हो रहा है और पीसीओ2 बढ़ रहा है तो हम्म, रेस्पिरेटरी पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट बढ़ेगा या रिस्पायरेटरी रेट घटेगा? आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला। समझ रहे? जी। हाँ जी। तो अब आते हैं सर बैरोसेप्टर्स के ऊपर। कभी भी पीसीओ भी ज्यादा हो रहा है और पीएच भी ज्यादा हो रहा है तो नहीं, वो उस टाइम पे कंडीशन क्रिएट होगी जब आपके पास कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो जब वो फेल हो जाए, मतलब, और वो तब पता कब फेल होता है, जब बंदे की क्रॉनिक किडनी डिजीज हो और साथ पेशेंट को सीवियर सीओपीडी होती है, तो तब उसकी कंपनसेटरी एसिडोसिस भी काम नहीं करती, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी काम नहीं करती। उस कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज है सर, पीएच भी उस पेशेंट की इंक्रीज है। लेकिन हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें, अभी हमने बंदे की किडनी फेल नहीं करवाई, ना ही उस बंदे को हमने सीओपीडी करवाया। ठीक है बच्चों,
अब आते हैं सर हाई बैरोसेप्टर्स की बात करते हैं। अगर पेशेंट का बीपी है डिक्रीज, बीपी डिक्रीज होगा, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, सर जारी बात आर्टीरियल प्रेशर कम होगा। अगर आर्टीरियल प्रेशर कम है तो क्या होगा सर, स्ट्रेच भी कम आएगी, ब्लड वेसल्स के ऊपर स्ट्रेच भी कम लगेगी। अगर स्ट्रेच कम लगेगी तो डिक्रीज एफरंट बैरो रिसेप्टर फायरिंग। ये मैं चीज आपको बार बार कह रहा था ना कि अगर प्रेशर कम है तो वो वीक सा मैसेज लेके जाएगी। मतलब देखो, एक चीज के ऊपर जो स्ट्रेच लग रही थी ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो स्ट्रेच कम हो जाती है, और वो स्ट्रेच कम होने की वजह से जो उसका पोटेंशियल क्रिएट होता है ना न्यूरॉन के अंदर, वो भी पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। और वो जब डिक्रीज वीक सा पोटेंशियल जाता है ना एनटीएस के पास, तो एनटीएस को पता चल जाता है कि यार ये वीक पोटेंशियल है, मतलब कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज है। अगर वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आता है, इसका मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर उस पेशेंट का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन में डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, डिक्रीज स्ट्रेच, डिक्रीज एफर्ट बैरो रिसेप्टर्स की फायरिंग। मतलब ये जो बैरो रिसेप्टर्स है ना, ये फायर भी कम करते हैं उस वेगस नर्व के अंदर या गोलोजोफेरेंजियल नर्व के अंदर। ठीक है, इंक्रीज एफरंट सिंपैथेटिक फाइबर्स। अब देखें, एफरंट फाइबर्स तो वीक गए, एंटीएस क्या करता है, एंटीएस आगे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है, उसकी फायरिंग को इंक्रीज करवा देता है। जब उसकी फायरिंग और पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, देखो एंटीएस ने क्या किया, इंक्रीज एफरंट सिंपैथेटिक फायरिंग एंड डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्लड प्रेशर कम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो सर क्या होगा, सर वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी और हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज होगी। देख लो, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट कर रहा है और हार्ट रेट के ऊपर भी एक्ट कर रहा है। हार्ट रेट ज्यादा होगी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा होगी, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी, तो पेशेंट का जो ऊपर हाइपोटेंशन थी अब उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी बॉडी ने हाइपोटेंशन को कंपनसेट कर लिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा दिया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इन दी रिस्पॉन्स टू द हाइपोवोलेमिक शॉक। जब आपको हाइपोवोलेमिक शॉक होता है ना, तो उस पेशेंट के अंदर पहले आपकी बॉडी इस तरह कंपनसेट करती है, आपके ब्लड प्रेशर को इस तरह इंक्रीज करवाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन और हार्ट रेट को इंक्रीज करवाती है, और साथ साथ इसका जो रास मैकेनिज्म होता है ना वो भी एक्टिवेट होता है। रास मैकेनिज्म भी हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है, डेट इज माई वन ऑफ फेवरेट मैन्यूवर, जो मैं कहता हूँ कैरोटिड मसाज। देखो बच्चों, कैरोटिड मसाज क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट है, और लिटरली मैं इस मसाज का अक्सर यूज करता हूँ। मतलब बाज औक़ात जब हम बहुत ज्यादा कफीन ले लेते हैं ना, या चाय बहुत ज्यादा पी लेते हैं, आपके हार्ट के अंदर पल्पिटेशन होती है, कफीन आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करवाती है। तो जब वो पल्पिटेशन इंक्रीज होती है तो मैं अक्सर फिर ये कैरोटिड मसाज करता हूँ, ताकि मेरी जो पल्पिटेशन है ना वो कम हो जाए। तो आप लोगों को भी ये है कि आपकी नेक के अंदर ना इस तरह मसाज किया करें, अगर किसी पेशेंट में पाल्पिटेशन है या उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही। ठीक है, अब इसके पीछे साइंस क्या है। अगर आप कैरोटिड मसाज करते हो, ठीक है, तो कैरोटिड मसाज क्या करेगा, देखो आप इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, इस करोटिड साइनस के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, इंक्रीज करोटिड साइनस प्रेशर। कैरोटिड साइनस प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीज एफरंट बैरो रिसेप्टर फायरिंग, मतलब ग्लोसोफ्रेंजिल स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लेके जाएगी एनटीएस की तरफ। अगर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लेके जाएगी ना एनटीएस की तरफ, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा सर, उसकी वजह से हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को, मतलब कि जो रिलैक्सेशन वाला पीरियड है, जो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन या जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दरमियान वाली फेज होती है ना, जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, वो उस दरमियान वाली फेज को इंक्रीज करवा देती है। देखो, हमने पोटेंशियल नॉर्मल कैसे पढ़ा था सर, ऐसे, और ये जो दरमियान वाला होता है ना, ये आपका अराउंड 200 मिली सेकेंड आई थिंक होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को इस तरह इंक्रीज कर देता है। अब देखो, यहाँ पे 200 थे, यहाँ पर मेरे पास 400 हो गए। तो जब ये 2 से 400 हो जाएंगे तो इस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो, इंक्रीज एवी नोड, रिफ्रैक्टरी पीरियड, डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, जो एक काम 200 मिली सेकेंड में हो रहा था वो आपने 400 में कर दिया। अब अगर 1 मिनट में 150 हार्ट रेट हो रही थी, वो अब मेरे पास 75 हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट रेट कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम है तो आपका कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो वही बात कर रहे थे कि वो अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट ज्यादा हो रही हो ना,
तो उसमें आप कैरोटिड मसाज करके उसकी हार्ट रेट को कम कर सकते हो, उस पाल्पिटेशन को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। आल्सो लीड्स टू पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, जारी बात है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो पेरिफेरल वेजोडाइलेशन भी होगी। कैन कॉज प्री सिनकोप और सिनकोप। अब अगर आपने ज्यादा ही मसाज कर दी ना तो उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। ये नहीं कि एक बंदे की पाल्पिटेशन हो रही तो आप उसको मसाज ही करते जाओ, मसाज ही करते जाओ, नहीं भाई। फॉर फ्यू सेकंड्स हम करते होते हैं, 40-50 सेकंड्स के लिए करते हैं, तो उसके बाद बस कर देते हैं। अगर आप ज्यादा करोगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम होगी, कार्डिक आउटपुट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर इतनी ज्यादा कम हो जाए कि ब्रेन को ब्लड ही ना मिले, पेशेंट को सिनकोप भी हो सकता है। ये चीज भी आपने साथ याद रखनी है। इसलिए कैरोटिड मसाज को या मतलब कि एपिसोड के हिसाब से दिया जाता है, एक दफा दे दिया 40-50 सेकंड के लिए, नहीं ठीक हो रहा, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं फिर दोबारा देते हैं। अगर कंटिन्यूसली देते रहोगे, अगर उसकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा, कार्डिक आउटपुट हमारे पास लेट्स सपोज 40 भी डिक्रीज होगी ना, तो पेशेंट को सिनकोप हो, अनकॉन्शियस हो सकता है, ठीक है। एग्जैचुरेटेड इन अंडरलाइंग अथेरोस्क्लेरोसिस प्रियोर नेक सर्जरी ओल्डर एज, कि ये वाले जो हमारे पास भाई बूढ़े बंदे हैं या जिनकी पहले नेक सर्जरी है या जिनमें अथेरोस्क्लेरोसिस है ना, इनमें कैरोटिड मसाज एग्जैजरेट हो सकता है। उन लोगों के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ना आए कर, ठीक है, उनके उनके अंदर वल्सरवा मैनूवर कर लो, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। अब आते हैं मेरा सबसे फेवरेट रिफ्लेक्स, दैट इज द कुशिंग रिफ्लेक्स, दैट इज द कुशिंग रिफ्लेक्स। बच्चों कुशिंग रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कुशिंग ट्राइएड कहते हैं। तो आपने इस ट्राइएड को क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको कुशिंग ट्राइएड लिखवा रहा हूँ, कुशिंग ट्राइएड। अब कुशिंग ट्राइएड का देखें, कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, समथिंग एल्स, वो आपके पास कोर्टिसोल से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये कुशिंग ट्राइएड है। कुशिंग ट्राइएड का मतलब क्या है सर, इसमें तीन चीजें होंगी हमारे पास। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं सर? कुशिंग ट्राइएड के अंदर सबसे पहले आपको इस पेशेंट में मिलता है हाइपरटेंशन, मतलब कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज मिलता है। दूसरे नंबर पेशेंट का जो हार्ट रेट होती है ना वो कम होती है, मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है। तीसरे नंबर पेशेंट के अंदर होती है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, मतलब कि जो उसकी रिस्पायरेटरी रेट होती है, रिस्पायरेटरी रेट, ये भी क्या होती है हमारे पास, कम सर होती है। हाइपरटेंशन में ब्रेडिकार्डिया कैसे होगा, टैकीकार्डिया नहीं होगा? नहीं सर, यहाँ पर यही तो ट्विस्ट है कि इधर ब्रेडिकार्डिया होता है। अभी आपको बताते हैं ओके ना सर। तो सब आप परेशान हो जाते हैं, डोंट वरी। मुझे ओके मुझे सर। पता नहीं ये क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो सर हाइपरटेंशन है, दूसरे नंबर पर ब्रेडिकार्डिया है, तीसरे नंबर पर पेशेंट की हार्ट रेट क्या है, कम है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब याद रखना है, इसको हम कोशिंग ट्राइएड कहते हैं। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रिस्पायरेटरी रेट डिप्रेशन या डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट। पहले मैं आपको ये जो उन्होंने लाइनें लिखी हैं, पहले मैं लाइनें पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी असल टेक्निक के ऊपर आते हैं। सर पेशेंट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ कुशिंग रिफ्लेक्ट ट्राइएड ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। तो पहली बात तो ये हो गया कि सर जो आपने लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं, कि वाकई इसमें हाइपरटेंशन होती है, इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, और इस पेशेंट की जो रिस्पायरेटरी रेट होती है वो डिक्रीज होती है। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे? ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, हार्ट रेट भी कम है, रिस्पायरेटरी रेट भी कम है। तो ये हुआ कैसे? देखिए जी, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है, डॉक्टर साहब ये कहानी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम, जैसे नहीं हम कहते होते हैं, ये कहानी स्टार्ट होती है कुशिंग रिफ्लेक्स की या कुशिंग ट्राइएड की, जब आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट कब होती है सर? जब हमारे पास जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज हो ना, तो उस पेशेंट में हमें कुशिंग रिफ्लेक्स या कुशिंग ट्राइएड नजर आता है। वो कहते हैं कि सर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो ना, किसी रीजन की वजह से हो सकता है पेशेंट के, कोई उसने ऐसी ड्रग ले लिया है, कोई एक्स्ट्रा टॉक्सिन उस पेशेंट की बॉडी के अंदर चला गया है, या पेशेंट उसको मतलब कि प्राइमरी प्रॉब्लम है कि उसकी जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स वहां पर कंस्ट्रिक्शन है, तो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई लेट्स सपोज मेनिंजाइटिस है पेशेंट का, या हाइड्रोसिफिलस है, या कोई ग्लियोमा है, कोई ब्रेन में ट्यूमर बना हुआ, वट एवर द रीजन, उसकी ब्लड वेसल कंप्रेस हो रही है, तो उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया। अब अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा ना बच्चों, तो देखना इससे होगा क्या। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंस्ट्रिक्ट आर्टरियोल्स, कि मेरे पास अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये जो छोटे छोटे आपको पता है ना आर्टरी, आज से क्या बनता है आगे, आर्टियोस,
तो ये आरटीओस क्या करते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। जब ये आरटीओ कंस्ट्रिक्ट होंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल इस्कीमिया, मतलब इनकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से आगे जो आपके हार्ट का, लेट्स सपोज ये कोई पार्ट पड़ा हुआ है आपके ब्रेन का, ये एक कोई न्यूक्लियस है, मैं इसको कहता हूँ, कौन सा न्यूक्लियस इसको कहते हैं, चलिए हम एनटीएस की बात करें तो मैं कहता हूँ ये एनटीएस न्यूक्लियस ही पड़ा है। अब आरटीओज की कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, क्यों कंस्ट्रिक्शन हुई सर, उस पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज था, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कंस्ट्रिक्शन हुई। अब यहां से कम ब्लड जाएगा एनटीएस की तरफ, जब एनटीएस की तरफ कम ब्लड जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा सर, सेरिब्रल अस्कीमिया हो जाएगा। स्कीमिया हो जाएगा ना, लेट्स सपोज अगर आपके पास जब ब्लड कम जाता है ब्रेन के किसी पार्ट को या किसी भी ऑर्गन को, तो उसको हम स्कीमिया कहते हैं। अब जब स्कीमिया होगा तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है ना, दूसरी तरफ देखिए, आप ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे, लेकिन ये जो टिश्यू है ये क्या करता है, इसका मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है ना, ये इसको तो इंक्रीज करवाता है सांस, क्योंकि कार्बन यहाँ पर ब्लड जाएगा तो उधर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे ना, तो उस एरिया की तरफ ब्लड ही नहीं जाता, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो हमारे पास पीएच कम हो जाएगी, जब पीएच कम होगी, सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। यहां पर दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है और ब्रेन ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्स जनरेट कर दिया, कौन सा रिफ्लेक्स है, जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। देखो, सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक इंक्रीज इन परफ्यूजन प्रेशर, देख रहे हो आप, सेंट्रल रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, उसने एक्टिवेट होके हमारा जो ब्लड प्रेशर था, जो ब्रेन का, लेट्स सपोज चले ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज स्ट्रेच, वही बात, इंक्रीज स्ट्रेच, इंक्रीज पेरिफेरल रिफ्लेक्स बैरोसेप्टर, इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया। कहानी मैं आपको जरा पूरी समझाता हूँ, ये लाइनों में तो बहुत सी चीजें इन्होंने मिस की हैं। ये कहानी समझाने के लिए मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी फोटो है आपको दिखाने के लिए। अगर यहाँ पर पड़ी हुई तो, ओ लेट्स सपोज वी हैव, असल में जो आपका ब्रेन है ना, पहले प्रॉब्लम होती थी आपके रिस्पायरेटरी रेट सेंटर के अंदर या लंग्स के अंदर या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही होती थी, तो जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ज्यादा चला जाता था या ऑक्सीजन कम जाती थी। लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बच्चों, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है। जब ब्रेन में यहाँ यहाँ पर भी उन्होंने वही बात लिखी है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई, ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया, कैसे रिस्पॉन्स दिया, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स उसने जनरेट कर दी, तो मतलब कि ब्लड वेसल्स को उसने कंस्ट्रिक्ट करवा दिया। जब बॉडी की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो जाहिर बात है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो कीमो बैरोसेप्टर्स है ना, वो एक्टिवेट होते हैं। जब बैरोसेप्टर देखते हैं वो यार हार्ट, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, बैरोसेप्टर फिर अपना भी काम करते हैं, वो बैरोसेप्टर वेगस नर्व को और आपकी जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है उनको मैसेज देते हैं एनटीएस के पास जाके ब्लड प्रेशर इंक्रीज है। एनटीएस फिर क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करवा के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके आपकी हार्ट रेट को कम कर देती है। और जब वो हार्ट रेट कम होती है तो हम कहते हैं सर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, लेकिन हाइपरटेंशन पेशेंट को स्टिल होगी, क्योंकि जो स्टिल हाइपरटेंशन है वो ब्रेन के रिफ्लेक्स की वजह से आ रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास ये एनटीएस ने जो रिस्पॉन्स किया है ना पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके, एक आपकी ये हार्ट रेट को कम करता है, साथ आपकी रिस्पायरेटरी रेट को भी ये कम कर देता है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या चीजें नजर आती हैं, हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन भाई ये सेंट्रल रिफ्लेक्स है, ये वो कहते नहीं ये ऊपर से ऑर्डर है डॉक्टर साहब, तो ये जो हाइपरटेंशन है ये ऊपर ब्रेन का रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है। और जो ब्रेडिकार्डिया और जो रिस्पायरेटरी सर डिप्रेशन है, वो एनटीएस ने जो रिस्पॉन्स दिया ना वो उसकी वजह से। जी डॉक्टर साहब। सर ये अगर एनटीएस जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देगा तो फिर हाइपरटेंशन स्टिल क्यों रहेगी? फिर तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देगा ना, तो ये हाइपरटेंशन क्यों रहेगी जब इसने वो बंद कर दिया सिंपैथेटिक सिस्टम? तो इससे तो वो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, सर मेरी बात सुनिए, स्टिल हाइपरटेंशन क्यों रहेगी? क्योंकि जी जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया। सर ये वाला जो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स है ना, ये आपके एनटीएस के कंट्रोल में नहीं है, ये आपके पास सेंट्रल है। यहाँ पर बच्चे नोटिस करो, दो वर्ड हम यूज करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये सेंट्रल रिफ्लेक्स है, यहाँ पर नोटिस करो कि ये आपके जो ब्रेन का कोर्टेक्स है ना,
वो कोर्टेक्स क्या कर रहा है भाई, वो कोर्टेक्स इस सेंट्रल रिफ्लेक्स को जनरेट कर रहा है। ये पेरिफेरल रिफ्लेक्स नहीं है आपका, पेरिफेरल रिफ्लेक्स आपका एनटीएस को रिस्पॉन्स करता है। ये सेंट्रल, ये ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन के अंदर वहां पर स्कीमिया हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, वहां पर स्कीमिया हुआ, स्कीमिया की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई। मैंने आपको इसीलिए स्टार्ट में बता दिया था, ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पसंद। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां पर ज्यादा हुई, तो आपके ब्रेन का सेंट्रल रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, उसने कहा थोड़ी एसिडिटी ऐसी, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज कर दी। तो ब्रेन आपके पास सिंपैथेटिक टोन क्रिएट करता है आपकी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन क्रिएट होती है। इसमें एंटीएस तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, एंटीएस तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को शो करता है, और वो नहीं आपके जी, उसका मेडुला के अंदर काम। प्रेजेंट है। सर जी जी। सर जी जब जी। ब्रेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सप्रेशन लिखा हुआ है। मैडम वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसकी वजह से सिंपैथेटिक टोन आपने ब्रेन ने क्रिएट की हुई है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी डिक्रीज है, वो रिस्पायरेटरी रेट को डिप्रेस कर रहा है आपका एनटीएस, क्योंकि एनटीएस एक्टिवेट हो चुका है ना, हाइपरटेंशन हुई। देखिए पूरी बात समझिए, स्कीमिया हुआ, सबसे पहले हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहां पर स्कीमिया हुआ ब्रेन के किसी पार्ट में। वहां पर जब स्कीमिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेशन से नहीं आ रही, ये वहां पर जनरेट हुई है ब्रेन के अंदर। तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो आपका ब्रेन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो हेट करता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ज्यादा होती है, ब्रेन उसी टाइम रिस्पॉन्स शो करता है कि भाई जल्दी जल्दी इसको बॉडी से निकालने की कोशिश करता है। ठीक है। अब वो जो हमारे पास इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसने आपके ब्रेन, उसके अल्टरनेटिव में या उसको फेस करते हुए आपके ब्रेन ने क्या किया, सेंट्रल रिफ्लेक्स जनरेट किया। और वो सेंट्रल जो रिफ्लेक्स था, वो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स था। उस रिफ्लेक्स ने क्या किया, उसने पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स थी उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, इवन तो वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। लेकिन उस हार्ट रेट को, अब देखिए पहले हाइपरटेंशन हुई ना, अब हाइपरटेंशन आपके रिसेप्टर्स को हमने यहाँ पर पढ़ना था कि जब हाइपरटेंशन हुई, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, बैरो रिसेप्टर आपके एनटीएस को कहते हैं भाई तेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो उसकी रिस्पॉन्स में एनटीएस क्या करता है, एनटीएस फिर हमारे पास एक तो चूंकि वो हार्ट, उसके कंट्रोल में क्या है कि वो हार्ट रेट को कम कर लेता है, और साथ रिस्पायरेटरी रेट को कम करवा देता है। कैसे करवाता है, सिंपैथेटिक को इनहिबिट करवा के, और सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस को इनहिबिट करवा के पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करवा के। वो जो हाइपरटेंशन क्रिएट हुई ना ब्रेन की वजह से, देखो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज, ब्रेन ने रिफ्लेक्स जनरेट किया, हाइपरटेंशन हुई, उस हाइपरटेंशन के रिस्पॉन्स में एनटीएस ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट रेट को भी कम कर देता है, आपकी रिस्पायरेटरी रेट को भी कम कर देता है। मीन सर बात अब ये समझ आ रही है? एंटीएस पेरिफेरल रिफ्लेक्स है, और वो सेंट्रल से, ब्रेन का काम सेंट्रल रिफ्लेक्स से हो रहा है, उसका ये पेरिफेरल इसका काम है बस। जी जी जो ब्रेन सब, में जी सेंट्रल जी। रिफ्लेक्स काम करेगा, उससे लेन देन नहीं है। हम्म। ठीक। सर मेरी, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, एक रिफ्लेक्स है जो आपका एनटीएस कंट्रोल कर रहा है, जो नॉर्म मेरी और आपकी बॉडी में अभी तक हो रहा है। फिर एक रिफ्लेक्स है वो आपके ब्रेन ने जनरेट कर दिया, आपके ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आ रही है, वो स्ट्रेस क्या है, वो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है। उसने जो रिफ्लेक्स जनरेट किया वो डिफरेंस है आपके एंटीएस वाले रिफ्लेक्स से। समझ रहे हैं? सर तो सर ब्रेन, ये तीनों जो जी जी। ट्रायड है, ये इन सीक्वेंस हम्म। होंगे या एट द सेम टाइम पेशेंट में प्रेजेंट होंगे? ये आपके पास सेम टाइम के प्रेजेंट है, इसलिए तो हम इसको सिंड्रोम कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन भी है, उस हाइपरटेंशन को डील करने के लिए एंटीएस एक्टिवेट हुआ है। वो एक्टिवेट क्योंकि वो जो सेंट्रल रिफ्लेक्स है ना, वो ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत मतलब स्ट्रांग होता है। तो वो कोशिश तो करता है आपका जो एंटीएस बेचारा कि मैं इसको कम ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करने की कोशिश करूं, लेकिन वो एज अ, मतलब कि वो डायलेट नहीं होती इतनी। सिर्फ उसका कहाँ पर ज्यादा कंट्रोल होता है, वो ब्रेन, हार्ट के ऊपर ज्यादा कंट्रोल उसका शो होता है कि भाई हार्ट रेट किसी हद तक कम हो जाती है, और आपकी जो रिस्पायरी रेट है वो किसी हद तक कम हो जाती है। लेकिन जो ब्लड वेसल्स की टोन है ना, वो सिंपैथेटिक, वो सेंट्रल टोन ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो उससे कम नहीं होती। इसी तरह वो हाइपरटेंशन ही रहती है, इधर से आपके पास जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, और आपकी रिस्पायरी रेट कम हो जाती है। इसलिए बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है कि पेशेंट जब रिस्पायर नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन को बॉडी में नहीं लेके जाएगा। जब वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा, तो पेशेंट के अंदर हमारे पास स्कीमिया, आपके पास पूरी बॉडी का सर स्कीमिया, और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जी पूरी जी, बॉडी में होगी या बस ब्रेन में होगी? पूरी बॉडी के अंदर इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होगी मैडम। हाइपरटेंशन नहीं नहीं, पूरी पूरी बॉडी के बॉडी में अंदर होगी। होगी? जी जी। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की वजह से पूरा कुशिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है।
समझे। और वही उसी चीज को तो मैं सेंट्रल रिफ्लेक्स कह रहा हूँ कि भाई मैं सेंट्रल रिफ्लेक्स उसी की वजह से तो जनरेट हो रहा है। वो जो स्टार्ट के अंदर हुई थी ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, मैंने कहा देखो एक पेशेंट है, उसके ब्रेन में ट्यूमर बना, वो ट्यूमर बनने की वजह से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन हुई आर्टियोस की, वैजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से हमारे पास वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन ज्यादा होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपका ब्रेन रिस्पॉन्स शो करता है, तो वो सेंट्रल रिफ्लेक्स जनरेट कर देता है। वो सेंट्रल रिफ्लेक्स पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के हाइपरटेंशन काज करवा देती है। जब हाइपरटेंशन होती है तो आपके जो बैरोसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो एनटीएस को कहते हैं भाई ये हाइपरटेंशन है, इसको कम कर। एनटीएस क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक को इनहिबिट करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक जब ज्यादा एक्टिवेट होता है तो आपकी हार्ट रेट को कम कर देता है, रिस्पायरेटरी रेट को भी कम कर देता है, लेकिन वो आपकी ब्लड वेसल्स को, उनकी जो मतलब एरिया होता है ना, उसको ज्यादा वो नहीं कर पाता, क्योंकि जो सेंट्रल रिफ्लेक्स है वो आपकी एनटीएस के रिफ्लेक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये पूरा ट्राइएड शो होता है, मैं इसलिए आपको कह रहा था, इसलिए अगर आप चलेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये है बड़ा मजे का जो कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देखो उसने सारी चीजें यही यहाँ पर आपको दिखाई होगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ, वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या सर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर फायर, उसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, इस सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से हाइपरटेंशन है, और इस हाइपरटेंशन को जब हमारे पास देखो, हाइपरटेंशन हुई, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, उसके बाद आपके पास स्ट्रेच ज्यादा हुई, आपके बैरोरिसेप्टर्स उसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं, बैरोरिसेप्टर ने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, और इसकी वजह से आप देख लो यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया, और ऊपर से जब हमारे पास इधर ऑक्सीजन कम हो रही है और इधर से आपके पास रिस्पायरेटरी रेट भी डिप्रेशन हो रही है। असल में इसको यहाँ से इस तरह लिखना चाहिए। ठीक है, तो हाइपरटेंशन सेंट्रल रिफ्लेक्स है, ब्रैडीकार्डिया और एक्सपायरेटरी रेट ये आपके पास पेरिफेरल रिफ्लेक्स है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एट द एंड हमने तीन सिम्टम्स ही याद रखनी होती हैं, हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया एंड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, समझ आ गई है, वेल एंड गुड, नहीं भी आई तो सिम्टम्स आपने याद रखनी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आते सर, वेरी इजी सा टॉपिक है हमारे पास, और ये जो बार बार कर रहे थे ना बच्चों, सर कह रहे थे सर प्रेशर बता दें, प्रेशर बता दें, ये आपका नया टॉपिक आ गया, इसमें प्रेशर ही आपने पढ़ना। नॉर्मल रेस्टिंग कार्डिक प्रेशर, नॉर्मल रेस्टिंग कार्डिक प्रेशर मतलब देखो, आपका हार्ट रेस्ट के अंदर है और उस दौरान आपके जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स है ना, वहां पर क्या प्रेशर होता है, ये प्रेशर को भैया आपने याद करना है। ये सारे प्रेशर आपने रट्टा लगानी, अगर इसको याद करोगे तो आई थिंक काफी जगहों पर आपको ये हेल्प करता होता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रेशर है, चाहे आप किसी प्रेशर को याद रखो ना रखो, ये प्रेशर नहीं आपने भूलना, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। 4 to 12 आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है, कि वो वाली पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में डालती है ना, उनका जो प्रेशर होता है ना वो 4 to 12 पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है। ठीक है, ये 4 से 12 याद रखना, उन पल्मोनरी वेन्स का ही होता है। ठीक है, अब जितना इनका होता है ना अराउंड, वही प्रेशर आपके लेफ्ट एट्रियम का भी होता है। लेफ्ट एटीएम का अगर कोई प्रेशर पूछता है ना कि सर लेफ्ट एटीएम में क्या प्रेशर जनरेट होता है, तो वो हमारे पास याद रखना कि 12 होता है या 12 से कम होता है, 12 या 12 से कम होता है, ये आपका लेफ्ट एटीएम का प्रेशर है। अगर वो 12 से ज्यादा है तो इसका मतलब है पेशेंट के अंदर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, या पेशेंट के अंदर मतलब ज्यादा ब्लड जा रहा है, मतलब मिट्रल स्टेनोसिस भी हो सकती है उस पेशेंट को। तो नॉर्मल लेफ्ट एट्रियल प्रेशर कितना है, लेस देन 12 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। वो देखा ना कि जितना पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर है उतना ही आपका लेफ्ट एट्रियल प्रेशर होता है। बच्चे इसके लिए पता क्या करते होते हैं, हम ना एक कैथेटर होता है, क्योंकि आप लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को मैयर नहीं कर सकते, हम लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को मैयर नहीं कर सकते। अगर उसको मैयर करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम आपका ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है ना, जितना प्रेशर यहाँ पर होता है ना, उसी को हम अज्यूम करते हैं कि उसके लेफ्ट एट्रियम में भी इतना ही प्रेशर होगा। हम एक कैथेटर लेते हैं, उस कैथेटर को हम लंग्स के जरिए ना पल्मोनिक कैपिलरीज के अंदर लेके जाते हैं, और फिर जितना पल्मोनिक कैपिलरीज के अंदर प्रेशर वो आपको कैथेटर बताते हैं ना, उसका नाम भी होता है स्वान गैंस कैथेटर, ये उन्होंने शायद यहाँ पर लिखा भी हुआ। ये जो स्वान गैंस कैथेटर होता है ना, ये कैथेटर पल्मोनरी वेन्स का ब्लड प्रेशर मेजर करता है, जिसको हम पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर कहते हैं। जितना प्रेशर वहां पर होता है वही आपका लेफ्ट एट्रियल प्रेशर भी होता है। ठीक है जी, इसके अलावा जी वो खुद ही बता रहा है मिट्रल स्टेनोसिस में इंक्रीज हो जाता है पल्मोनिक कैपिलरी वेज प्रेशर, और बाकी उसको मेजर करना हो तो स्वान गैंस कैथेटर की मदद से आप इसको करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूएल के अंदर नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है। राइट एट्रियम में भाईजान 5 से कम होता है प्रेशर,
यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में 5 से कम है। जो आपके पास राइट वेंट्रिकल है, ये आपके पास 25/5 है। वैसे इसको 5/25 लिखना चाहिए था, मतलब कि जो इसका सिस्टोलिक वैसे 25 है, ठीक लिखा हुआ। 25/5 राइट एटियल प्रेशर ये होता है। याद, अब ये आपने बोलना नहीं है, फिर कहना सर आपने बताया नहीं था कहीं पर। 25/5। और जो लेफ्ट एटीएल है वो 120/12 है। इसको बच्चे सबसे ज्यादा जो पता आपने गलती कहाँ पे करनी, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। आपने लेफ्ट एटीएल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर को पता क्या लिखना है, 120/80। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो इसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना, वो एटिया से कम होता है, मतलब लेस देन 12 होता है। तो ये 120/12 लेफ्ट वेंट्रिकल, 120/80 ये अयोटा का प्रेशर होता है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल 25/5, लेफ्ट वेंट्रिकल 120/12, राइट एट्रियम लेस देन 5, लेफ्ट एट्रियम लेस देन 12। और जो पल्मोनरी ट्रंक है, इसका प्रेशर होता है 25/8। और अगर किसी पेशेंट में 25 से ज्यादा, तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने सर यहाँ पर एट्रिया प्रेशर जो का है ना, कोई डायस्टोलिक प्रेशर नहीं होता? एट्रिया का प्रेशर लिखा तो हुआ है डॉक्टर साहब। किस एट्रिया नहीं की आप सर, बात कर रहे हो? जैसे जैसे ये है ना 25/5, तो ऊपर अकेला 5 लिखा हुआ है, उसकी कोई दूसरी हम्म वैल्यू नहीं होती ओवर में? फॉर एग्जांपल जैसे इस सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बता रहे हैं ना, हम्म। जैसे अओर्टा का देखिए बता रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का बता रहा है, ऐसे लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया का वो एक एक प्रेशर ही बता रहा है। वो एक एक प्रेशर जीरो प्रेशर होता है अराउंड हमारे पास। जब उनमें इससे प्रेशर मतलब कम होता है ना, फिर पल्मोनी आर्टरी से उसके अंदर ब्लड आता है। ये जो प्रेशर लिखा हुआ ना यहाँ पर 5, ये वो वाला प्रेशर है, इनका जी। सिस्टोलिक प्रेशर है। ये इनका सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक प्रेशर जिसका मेरे ख्याल में अराउंड जीरो ही होता है, कि वो सुपीरियर वेना के बाद भी इसमें ड्रेन कर लेता है, इंफीरियर वेना के बाद भी ड्रेन कर लेता है। तो वो इनका अराउंड जीरो होता है। लेकिन जो सिस्टोलिक है ओके वो सर। 5 से, मतलब अराउंड 5 होता है, क्योंकि 5 होगा तो आपके पास राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड टैंक लेके, ठीक है। इसलिए इनका एक एक प्रेशर लिखा जाता है। नीचे वाले इन दोनों का पता क्यों प्रेशर दो दो लिखे हैं? क्योंकि इन्होंने ब्लड को बाहर निकालना है, अयोटा के अंदर और पल्मोनी ट्रंक के अंदर उनके दो प्रेशर होते हैं, इसलिए इनके भी हमें दो प्रेशर यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, सिस्टोल वाला और डायास्टोल वाला, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है ना, वो है राइट वेंट्रिकल का प्रेशर, पल्मोनी ट्रंक का प्रेशर और पल्मोनी कैपिलरी वेज प्रेशर। ये तीन प्रेशर ना भूलिएगा, बड़े एमसीक्यू से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सर ऑटो रेगुलेशन। थके तो नहीं हो? बस 10 मिनट दें, फिर इंशाल्लाह नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर चले जाएंगे। ये सिर्फ इजी है, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ राइट थक, जी वेंट्रिकल, जी। राइट वेंट्रिकल, पीसीडब्ल्यूबी, और तीसरा कौन सा बताया आपने? तीसरा पल्मोनरी, पल्मोनी ट्रंक वाला। क्योंकि पल्मोनी हाइपरटेंशन के अंदर ना ये 25 से ज्यादा होता है सिस्टोलिक। तो वो आपको कहीं पर लिखा हो ना कि भाई पल्मोनी ट्रंक का प्रेशर 35 या 40 है, तो इसका मतलब पल्मोनी हाइपरटेंशन है। उसमें हमने ब्यूसेन टाउन के पता नहीं कौन सी ड्रग है वो देते होते हैं उसमें, ठीक। ओके सर। हाँ जी। अब आते हैं, आगे आते हैं जी ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो अपने आप को ना कैसे रेगुलेट करते हैं इन डिफरेंट कंडीशन। देखें, लेट्स सपोज अगर मेरी किडनी को या मेरे हार्ट को कम ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो वो कैसे कंपनसेट करेंगे। या मेरे लंग्स के अंदर ब्लड कम है या ऑक्सीजनेटिव ब्लड कम है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। या आपकी पूरी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्योंकि देखें, अगर मेरे हार्ट को कम ब्लड मिल रहा है, तो वो कोशिश करेगा यार कोई कंपनसेटिव मैकेनिज्म हो के ताकि मेरी तरफ ना ज्यादा ब्लड आए। अगर लेट्स सपोज आपकी किडनी है उसको कम ब्लड मिल रहा है, तो वो कोशिश करेगी कि ना कोई ऐसा मैं ट्रिक लगाऊं, कोई ऐसा जुगाड़ लगाऊं जिसकी वजह से ना मुझे ज्यादा ब्लड सप्लाई मिले। क्योंकि अगर मुझे ब्लड सप्लाई ज्यादा देर तक कम मिलती रही, तो मेरा तो स्कीमिया हो जाएगा ना। तो इस वजह से डिफरेंट टाइप्स के वैसोडायलेटर्स डिफरेंट ऑर्गन्स रिलीज करते हैं। इवन दो कुछ हैं वो मतलब कुछ मैकेनिज्म्स को भी यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे कल हमने देखा था ना, हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर वाला पेशेंट, उसका हार्ट पहले कंपनसेट करता है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है एएनपी बीएनपी को रिलीज करके। लेकिन वो ज्यादा देर तक अगर करेगा तो एएनपी बीएनपी भी रिलीज होना कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिलती है ना, तो वो कैसे कंपनसेट करता है, कैसे अपने आप को रेगुलेट करता है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, दैट इज अ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन। देखें जी, जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन,
सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनी सर्कुलेशन। आपकी पूरी बॉडी जब हाइपोक्सिया होता है तो पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन, कि वो वैसोडाइलेट करते हैं कि यार ऑक्सीजन कम आ रही है, हम डायलेट करते हैं ताकि हमारी तरफ ज्यादा ब्लड आए तो हमारी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। लेकिन आपका लंग्स ना इसके ओपोजिट काम करता है। लंग्स फिर हुए लंग्स ना, वो कहते हैं नहीं, अगर मेरे लंग्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई, सॉरी हाइपोक्सिया हुआ, कम ऑक्सीजन आई, तो ये करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। लंग्स में अगर कम ऑक्सीजन हो तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं ताकि कम ऑक्सीजन वाला ब्लड उन एरियाज की तरफ चला जाए जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट। देखें इसका मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये अगर लंग्स है ना, तो ये आपके पास है कैपिलरी, ठीक है। इस कैपिलरी में ना यहाँ पे जो ब्लड है ना उसमें क्या है, कम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कम होगी तो इन वैसेस की ना ये करवा देगा कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन करवाएगा ताकि ब्लड चला जाए इस एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना इस आपके लंग के लूप में, वो ऑक्सीजन ठीक है ताकि वो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन लंग्स इसलिए करते हैं टू बेटर परफ्यूज टू प्रोवाइड ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो सिंपल है, हाइपोक्सिया पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन और लंग्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते थे, लेकिन वैसो कंस्ट्रिक्शन का भी लंग्स को फायदा है, ठीक। सबसे पहले बात ही कर लेते हैं सर, स्टार्ट ही हम लंग्स से करते हैं। लंग्स क्या करते हैं, अगर लंग्स को भाईजान, चले पहले ऊपर, हाउ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ परफ्यूजन प्रेशर, कि हमारे पास प्रेशर जो है वो अगर चेंज हो, मतलब कि कम या ज्यादा हो, तो उसको पूरी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर ये कम मिलता है। सबसे पहले उसने कहा लंग्स, कि अगर लंग्स में कम ब्लड जाए तो ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये करते हैं भाईजान वैसो कंस्ट्रिक्शन। द पल्मोनरी वैसो वस्क्यूलेटर इज यूनिक, उन्होंने कह दिया ना कि भाई ये यूनिक है, in that alveolar hypoxia causes vasoconstriction so that well ventilated areas are perfused। कि भाईजान अगर एक देखें, मैं कहता हूँ लोअर लूप के अंदर जो ब्लड जा रहा है ना उसमें ऑक्सीजन कम थी, तो उसने वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा दी ताकि वो वाला जो ब्लड है ना वो ऊपर वाले लोब की तरफ चला जाए, वहां पर अच्छी ऑक्सीजन है, और उसकी जो परफ्यूजन होगी वहां पर वो बेटर परफ्यूजन होगी आपके लंग्स की, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ऑक्सीजन मिल जाएगी लंग्स, ठीक है। इन अदर ऑर्गन्स, ये भाई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इतने एमसीक्यूज ऐसे तो वो नहीं पूछते होते कि हाइपोक्सिया की वजह से आपके बॉडी में क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछते हैं, लेकिन कंसेप्ट पीछे यही होता है, हाइपोक्सिया काजेस वैसोडाइलेशन इनटू योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो लंग्स ने हाइपोक्सिया को कैसे रिस्पॉन्स किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन के जरिए। दूसरी बात आती है हार्ट, कि सर अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड कम जा रहा है तो वो क्या रिस्पॉन्स करेंगी कोरोनरी आर्टरीज, वो कोरोनरी आर्टरीज कहेंगी कि भाई ब्लड कम आ रहा है तो वैसोडाइलेशन करेंगी। लेकिन वैसोडाइलेशन कैसे करेंगी, वो वैसोडाइलेशन करेंगी विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, with the help of carbon dioxide increase and with the help of decrease oxygen, local metabolites vasodilatory with the help of नाइट्रिक, आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास वैसोडाइलेटर है, और जब ऑक्सीजन कम होगी तो जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर ज्यादा होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वैसोडाइलेशन करवाती है। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड वैसोडाइलेशन करवाती। इसीलिए तो जो एक्सरसाइज वाले पेशेंट होते हैं ना उनके मसल्स को पता है क्यों ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है, क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और वो प्रोडक्शन क्या करती है, उनके अंदर वैसोडाइलेट करवा के उनके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, परफ्यूजन बेटर करती है, ठीक है। तो हार्ट ने कैसे रिस्पॉन्स किया अगर उसकी तरफ कम ब्लड जाए कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, सर बाय secreting नाइट्रिक ऑक्साइड और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो वैसोडाइलेशन करेंगी तो उसकी परफ्यूजन या ब्लड की सप्लाई बेहतर हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं सर ब्रेन, माय नोटी ब्रेन। नोटी ब्रेन क्या करता है सर, लोकल मेटाबोलाइट्स, ये भी मेटाबोलाइट्स को रिलीज करता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था। क्या मेटाबोलाइट है इसका सर, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेन भी कार्बन डाइऑक्साइड को, सर देखो ब्रेन ने क्या रिलीज करना है, जहां पर स्कीमिया और होता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैरी नहीं कर रहा होता। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा ये हो जाता है कि वो वैसोडाइलेशन किसी हद तक करवा देती है, ठीक है। तो ये हमेशा मैंने आपको इसलिए यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड वैसोडाइलेटर होता है।
नेक्स्ट सर जी, किडनी कैसे रिस्पॉन्स करेगी जी? किडनी के पास दो मैकेनिज्म्स हैं जी, मायोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। किडनी यूज करती है सर दो मैकेनिज्म, जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर पूरे दो टॉपिक्स हैं। एक इसका रिस्पॉन्स होता है जी मायोजेनिक, दूसरा रिस्पॉन्स है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। और ये दोनों क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल अगर बताना चाहूँ, ये एफरेंट आर्टियोल्स की डायलेशन करवाते हैं, ये दोनों मैकेनिज्म्स। इसकी क्या हो जाएगी? डायलेशन। जब एफरेंट अराइवल आर्टियोल्स की डायलेशन होगी तो आपकी किडनी की जो परफ्यूजन है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें करती हैं, लेकिन मेन चीज जो यही होता है, वो किडनी की ब्लड सप्लाई को बेहतर करते हैं। किस तरह? बाय डायलेटिंग द एफरेंट आर्टियोल्स। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ, जिसमें से एमसीक्यू जाता है, वो है स्केलेटल मसल्स। जो कि आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो मसल्स हैं उनको ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। और वो ज्यादा ब्लड सप्लाई की डिमांड कैसे पूरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हम अक्सर रोजाना भी देखते हैं ना। ब्रेन, किडनी, वो तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हमें देखनी पड़ती है। स्केलेटल मसल्स देखो, लोकल मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या करते हैं? वेजोडाइलेटरी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं ना, ये पांच, जो उन्होंने निमोनिक भी बताया है चाक, ये पांचों मॉलिक्यूल्स वेजोडाइलेटर्स हैं। ये पांचों मॉलिक्यूल्स वेजोडाइलेटर्स हैं। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मैं शायद उस दिन पता नहीं किसको बता रहा था कि यार हाइड्रोजन आयंस ना वेजोडाइलेशन करवाते हैं, वो मतलब मेरी बात पे ना यकीन नहीं कर रहा था। तो फिर उसको एक दो जगह से मैंने दिखाया भी था कि भाई ये देखो, अगर एसिडोसिस हो जाए ना तो वैसोडाइलेशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आइंस और एडिनोसिन का तो आपको पता है, एडिनोसिन वैसोडाइलेटर है। लैक्टेट भी, चूंकि एक्सरसाइज जब बंदा करता है तो लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो लैक्टेट मॉलिक्यूल भी क्या करता है? वैसोडाइलेशन करवाता है। और इन सब का मकसद क्या होता है? कि आपके उस मसल को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिले, ताकि उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, तो ये तीन में से देखो, जरूरी तो नहीं कि जैसे पांचों मालिक्यूल ही वहां पर प्रोड्यूस होते होंगे। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एट द एंड एक्सरसाइज के ऊपर ना लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इस वजह से हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है ना, वो डिमांड पूरी हो जाती है। अब मैं आपको इसका मतलब एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। अगर आप, क्योंकि लड़के तो स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं ना, इन्होंने अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब आप रनिंग करते हो ना, लेट्स रनिंग कर रहे हो ना, तो स्टार्ट के अंदर आप ठीक रहते हो। थोड़ी देर बाद ना आपकी बॉडी जो होती है ना, फटीग की तरफ जाती है, थकावट हो जाती है। आपका दिल नहीं कर रहा होता दौड़ने का, सांस फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप नोटिस करोगे, जब आप तीसरी फेज में जाते हो ना, तो आपको बेटर फील होता है। आपको लग रहा है कि जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल गई होती है। तो वो एनर्जी किस तरह मिलती है? क्योंकि उस फेज तक जाकर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो चुकी होती है। लैक्टिक एसिड वैसोडाइलेशन कराता है, आपके मसल को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बेहतर मिलती है। तो आप क्या करते हो? इजीली रनिंग कर सकते हो। ठीक है। जॉगिंग के दौरान आपने अक्सर देखा होगा कि हम ज्यादा देर तक जॉगिंग क्यों करते रहते हैं? क्योंकि सर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है। और लैक्टिक एसिड क्या है? वैसोडाइलेटर है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एडिनोसिन, लैक्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड असल में मसल की जो रीपोलराइजेशन रेस्टिंग वाली फेज है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देती है, ताकि आपकी जो एनर्जी की डिमांड होती है वो डिक्रीज करती है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। आगे आते हैं सर, स्किन। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको स्किन दिखाता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने लिखा हो, ये इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा फीवर से। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फीवर? व्हाट इज फीवर जी स्टूडेंट्स? कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो टेम्परेचर को राइज कर देती है। डॉक्टर साहब का कहना है कि सर अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए उसको मैं फीवर कहता हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं? जी जी, मतलब अगर बॉडी आपने रिस्पॉन्ड फीवर, करेगी ना, कोई भी इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल या कोई भी, तो बॉडी टेम्परेचर राइज करेगी, जिसकी वजह से फीवर कोई नई बीमारी तो नहीं है वैसे, इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर कह सकते हैं बॉडी का। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उसको मैं फीवर कहूँगा। डॉक्टर साहब अगर आप खाना खाओगे ना किसी शादी में जाकर मुफ्त का, उसके बाद अपना टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या आपको उस टाइम फीवर होगा? सर वो तो आई थिंक ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है उसको सर नॉर्मल रेंज से अगर ज्यादा हो जाएगा करने। टेम्परेचर तो उसको फीवर कहते हैं। मैडम अगर आप अपने, जो कहते हैं ना कि प्याज जो होते हैं, ठीक है, अनियन, अगर आप अनियन काट के अपने एक्जिला में रखोगे ना, तो उससे भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्या वो फीवर होगा? वो लो ग्रेड फीवर है। ग्रेड फीवर होगा। उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी इंक्रीज हो जाता है। चलो मैं कहता हूँ आप धूप में बैठो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्या आपको फीवर हो गया?
जी डॉक्टर सर साहिबा, हमने क्या तो ख्याल है यही पढ़ा डॉक्टर? कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फीवर होगा। मैडम आपने कहाँ पढ़ा है, मुझे आपने वो लाइन दिखानी है। किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इंक्रीज टेम्परेचर इज कॉल्ड फीवर। अगर है तो आप मुझे अभी डिफाइन करो ना कि देखो, मैंने आपको कहा अगर आप धूप में बैठोगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी डिफाइन के मुताबिक उस पेशेंट को फीवर है। समझ रहे हैं? या फिर वो खाने वाली आपको एग्जांपल दी है, मेटाबॉलिज्म जब तेज होता है तो उसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जी डॉक्टर तलहा, आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फीवर? सर डॉक्टर सर तलहा, फीवर डॉक्टर जरिया। सर फीवर जी जी तलहा तो तब डॉक्टर। होता है ना जब मतलब हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट जो नॉर्मल था ना वो इंक्रीज कर दे, मतलब ओवरऑल बॉडी का ही जो टेम्परेचर इंक्रीज हो तब। जी गुड हो गया कि एक तो आपके हाइपोथैलेमस ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, उसने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इसके साथ एक और चीज भी होती है, जब वो चीज ऐड होती है ना फिर हम इसको फीवर कहते हैं। पायरोजेंस। मैडम पायरोजेंस का मतलब होता है जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो बात तो फिर वही हुई ना। पायरेक्सिया। जी डॉक्टर निम्र, डॉक्टर पैथोजेंस। निम्रा के पायरेक्सिया का मतलब भी फीवर ही हुआ। पैथोजन का मतलब तो पैथोजन ही हुआ ना, फीवर तो थोड़ा हुआ। डॉक्टर निम्रा, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर निम्रा है इधर? Yes, कौन sir. प्रेजेंट? डॉक्टर जरियाब। It's a response, like it's a symptom when any foreign body or infection occurs in our, then fever happens. फीवर को आप कैसे डिफाइन करोगे कि फीवर है क्या? देखिए बॉडी रिस्पॉन्स तो है, चले मैं मान लिया ये बॉडी का रिस्पॉन्स है कि किसी भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो हमारे पास फीवर होता है। ठीक है, यू आर राइट। बाकी भी जिन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही कह रहे थे, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन क्या ये रिस्पॉन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैं इसको फीवर कहूंगा? कि मुझे इसके लिए इसके क्राइटेरिया में कोई और चीज भी चाहिए होती है? क्योंकि अगर टेम्परेचर इसका क्राइटेरिया है तो टेम्परेचर, मैंने कहा कई और रीजंस भी हो सकते हैं उनकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज है, तो फिर हम उसको भी फीवर कहेंगे। लेट्स सपोज जैसे कुशिंग रिफ्लेक्स है, कुशिंग ट्राइएड है, तो उसमें तीन चीजें हैं। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि भाई हाइपरटेंशन और ब्रैडीकार्डिया है, तो ये कुशिंग रिफ्लेक्स है तो नहीं है, क्योंकि कुशिंग रिफ्लेक्स में तो तीन चीजें होती हैं, ये दो चीजों से तुम्हारे पास। अगर किसी और डिजीज में भी ब्रैडीकार्डिया या हाइपरटेंशन होगी, तो फिर तो वहां पर भी हम कुशिंग रिफ्लेक्स कहेंगे उसको भी। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसका कोई क्राइटेरिया होगा। अगर कुशिंग रिफ्लेक्स है तो इसमें तीन चीजें होनी चाहिए, फिर मैं इसको कुशिंग रिफ्लेक्स कहूंगा। अगर फीवर है तो इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, मैंने आपको कहा कई रीजंस की वजह से हो सकता है, तो फिर वो सबके अंदर फीवर तो नहीं ना होता। देखें जी, अगर आप डॉक्टर के पास जाए ना, डॉक्टर आपका बुखार कैसे चेक करता है? एक तो चलें जी वो थर्मामीटर से चेक किया, दूसरा वो आपकी पल्स को भी देखता है, अगर आपने नोटिस किया हो। डॉक्टर आपकी पल्स को फील करता है या नहीं करता, चलें बताएं मुझे। और इवन दो मैंने भी, अगर किसी बंदे का मैंने फीवर देखना हो तो मैं इस क्राइटेरिया की तरफ कभी भी नहीं जाता कि इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है तो मैं इस बंदे को फीवर है, नहीं बच्चे। आपने उस पेशेंट की हार्ट रेट की तरफ जाना होता है। अगर उस पेशेंट के अंदर बॉडी टेम्परेचर प्लस उस पेशेंट में टैकीकार्डिया है ना, इसका मतलब है कि भाईजान दैट इज द फीवर। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो और उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो फिर हम कहेंगे दैट इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर बॉडी टू द इंफेक्शन। समझ लो, टैकीकार्डिया साथ हार्ट रेट भी भाईजान इंक्रीज होती है फीवर वाले बंदे की। अगर आपको कभी फीवर हो तो आप अपनी हार्ट रेट को फील कीजिएगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी। तो दैट इज द फुल क्राइटेरिया ऑफ द फीवर, टैकीकार्डिया प्लस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। अगर अकेला टैकीकार्डिया टेम्परेचर इंक्रीज नहीं है तो फीवर नहीं है, अगर अकेला बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है साथ टैकीकार्डिया नहीं तो फिर भी फीवर नहीं है। क्योंकि जितने बंदे फीवर के होते हैं, जो आपका हाइपोथैलेमस से रिस्पॉन्स करता है ना डॉक्टर तलहा, वो एक तो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करवाता है, वो साथ हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवाता है उस पेशेंट की। एक हमारे पास स्पेसिफिक फीवर है जिसके अंदर हार्ट रेट कम होती है, कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा फीवर होता है? उस स्पेसिफिक फीवर में हार्ट रेट कम होती है, इसके अलावा किसी फीवर में कम नहीं होती। चलें, ये ज्यादा पैथोलॉजी की बातें हो रही है, हम चलेंगे वैसे कभी फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टाइफॉइड वाले फीवर जो होता है ना, सर उसकी वैसे हार्ट रेट वो कम होती फीवर है, बाकी बता सबकी दें, इंक्रीज उसका होती नाम क्या है? है। अब टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर वाले पेशेंट के अंदर हार्ट रेट कम होती है। अब देखें जी, स्किन है, स्किन क्या करती है? सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है जी। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जी भाईजान देख लो, आज आज देख लें, सिंपैथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है ना, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो भाई आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। अब सर हार्ट रेट इंक्रीज है, मेरी ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ब्लड की तरफ मतलब बॉडी की तरफ ज्यादा ब्लड भी जा रहा है, बॉडी से ब्लड वापस भी ज्यादा आ रहा है, देखो ना कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो आपकी कार्डिक आउटपुट भी कम होगी, आपकी वीनस रिटर्न भी ज्यादा होती है। और आपको पता है आपकी मतलब कि वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट क्यों ज्यादा होती है? देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, हमारे पास ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में इंक्रीज होता है। और वो ब्लड फ्लो पता है क्यों इंक्रीज होता है? ताकि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो हीट है ना, वो हीट क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, मतलब ब्लड से जो मैक्सिमम हीट है वो एक्सपेल हो जाए, वो इससे हीट निकल जाए आपकी सर्कुलेशन से। और जब वो ब्लड से मतलब कि हीट एक्सक्लूड हो रही है, निकल रही है, तो वो किसी हद तक बॉडी टेम्परेचर को कम करने में आपको हेल्प करती है। तो इसी तरह स्किन के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से एक हार्ट रेट इंक्रीज होगी, जो ब्लड का फ्लो है पूरी सरफेस का वो इंक्रीज होता है। जब पूरी सरफेस का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ज्यादा सर जो ब्लड होता है ना, उसका एक्सपोजर होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, ज्यादा हीट एक्सक्लूड होती है, तो किसी हद तक जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो हमारा डिक्रीज होता रहता है इससे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी है। दीज और द आर्ट, वैसे देखें ये आप बातें यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ये लंग्स के अंदर डिटेल, हार्ट के अंदर डिटेल है इनकी, ब्रेन में, हार्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, जो मैंने एक्सरसाइज वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, शायद आगे आएगा ठीक। तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगी, ये अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आएगी, उस अभी उस हद तक हमने जाना है। ब्रेन वाला भी पढ़ना है, किडनी वाला भी पढ़ना है, स्केलेटल मसल वाला भी पढ़ना है, स्किन भी अभी हमने पढ़नी है, इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी ना, उनके अंदर ये सारे मैकेनिज्म और ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो चलें स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर फिजियोलॉजी खत्म होती है। many many congratulations to all of you. That's all about the physiology of the CVS. That is one of the most difficult physiology over all these systems into your body. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे कैसे अजीब अजीब हमने टॉपिक से, जिनको हमने ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि हमने उनको समझा भी है, याद भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फिजियोलॉजी खत्म होती है। कल से भाईजान पैथोलॉजी स्टार्ट होगी, माय फेवरेट सब्जेक्ट कल से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। कल से फिर आपको मजा आएगा, डॉक्टर बनने वाली फीलिंग भी आपको साथ आएगी। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे दें इजाजत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। 17 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दे। अबीहा, आबिद, अरसलान, बुखारी, निमरा, कुरैतुल, सादिया, सदका, सहर, सादिया, तलहा, जलिहा, जुल्कन। गुड हो गया जी, ओके, रेस्ट आर एब्सेंट।